Yes, मतलब इट विल बी पॉइंट समथिंग, 0.9 समथिंग, 97 मिलीमीटर। तो इसमें जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितनी ज्यादा मेरी थिकनेस होगी प्रोडक्ट के वॉल की, उतनी ज्यादा श्रिंकेज होगी, क्योंकि परसेंटेज है। अगर मेरी वॉल 5 सेंटीमीटर की है तो 5 गुना ज्यादा श्रिंकेज होगी। यस डू मैम। यू एग्री? यस मैम। ये जो है ये वॉल थिकनेस है, और वॉल थिकनेस का परसेंटेज श्रिंकेज है। अब यहाँ पर तो वॉल थिकनेस इतनी ही थी, 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर भी ज्यादा है, और ये यहाँ पर इतनी हो गई 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे श्रिंकेज ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई तो तुमको गड्ढा जैसा दिखने लगा। यस तो मैम। प्रोडक्ट में एक डिफेक्ट टाइप का आ गया। कस्टमर देखेगा, बोलेगा देखो कैसी सरफेस है, अनइवन सरफेस। तो इसलिए जो रूल नंबर 1 है वो ये कहता है कि बहुत मोटे वॉल सेक्शन डिजाइन नहीं करने चाहिए। ये देखिए बाद में उन्होंने उसके 3 वो भी निकाले हैं कि कैसे इसको हम कम करें। सरफेस टेक्सचर प्रोवाइड कर दें, हमने बीड्स प्रोवाइड कर दिए यहाँ पर, और हमने ग्रूव कट कर दिया, और यहाँ हमें भी इसको एक हॉलो भी बना सकते हैं। तो दूसरा ये है, पहला तो ये था कि ज्यादा थिक पार्ट्स नहीं डिजाइन करने चाहिए। दूसरा ये है अवॉइड शार्प एंगल्स एंड कॉर्नर्स। मतलब प्लास्टिक में कभी भी शार्प एंगल या शार्प कॉर्नर या शार्प एजेस नहीं डिजाइन किए जा सकते। क्यों? डू यू हैव एनी आइडिया? क्योंकि जो शार्प एंगल कॉर्नर्स या एजेस होते हैं, उनका एरिया बहुत कम हो जाता है वहां पे, तो वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, और प्लास्टिक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल तो है नहीं, तो ये Yes, वहां ma'am. से चिप ऑफ हो सकते हैं, टूट सकते हैं। और क्या Yes, होता है ma'am. कि मोल्ड में भी कभी कभी अगर शार्प एंगल या कॉर्नर है तो वहां पर प्लास्टिक पूरी तरह से फिल नहीं हो पाता, तो वहां पे एक थोड़ा सा गैप रह जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो पहला ये कि बहुत मोटा वॉल थिकनेस नहीं बनाना, दूसरा ये है कि शार्प एंगल या कॉर्नर नहीं बनाने। इसको मैं अभी डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि क्या होगा अगर आप बनाएंगे। ये देखिए, ये है इनकरेक्ट कॉर्नर डिजाइन। इसमें मैंने क्या क्या सीधे स्केल से इसको बना दिया। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक शार्प कॉर्नर आ गया। अब इस शार्प कॉर्नर पे क्या है कि यहाँ पे फ्लो ऐसे आ रहा था, अब एकदम से फ्लो को मुड़ना पड़ा, अब फ्लो ट्रांजिशन हो गया। अब फ्लो आपका इतना हाईली विस्कस फ्लो अलग से है, तो फ्लो जो है कई बार एक मूवमेंट के लिए हेजिटेट करता है, और उसकी वजह से शॉर्ट वगैरह हो जाता है। दूसरा, जब ये बन के यूज में आया तो यहाँ पर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और ये बहुत शार्प हो गया। यहाँ पर साफ सफाई करना भी दिक्कत है, और दूसरी बात है अगर यहाँ पर कभी कोई फोर्स लग गया तो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। इसके लिए हमको ऐसे डिजाइन करना चाहिए। दिस इज अ गुड कॉर्नर डिजाइन। अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने राउंड कर दिया, तो मेरा मेल्ट जो कि हाईली विस्कस मेल्ट है, बहुत प्रेशर में फ्लो कर रहा है, वो शार्पली ट्रांजैक्ट नहीं कर रहा, वो यहाँ पे धीरे धीरे आराम से गोलाई में यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई वो जिसको क्या कहते हैं बबल या खाली पैकेट होने के चांसेस बहुत कम हो गए। स्मूथ फ्लो ट्रांजिशन हो गया। मेरी वॉल थिकनेस भी यूनिफॉर्म। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो वॉल थिकनेस यहाँ पे ज्यादा है, और इस पे मैंने एक जेनरस रेडियस प्रोवाइड किया है। ये जो रेडियस है ये हमारे हाथ में है कि हमें कितना रेडियाई प्रोवाइड करना चाहिए। इसमें मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा कम प्रोवाइड करते हैं। इसका जो रेडियस है 1 to 3 डिग्री तक रेडियस हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है मेरा एक गुड कॉर्नर डिजाइन है, क्योंकि ये प्लास्टिक के फ्लो को अकोमोडेट कर रहा है। अब ये दोनों जो है इसी डिजाइन के गलत वर्जन है। इसमें मैंने क्या किया, इस तरफ से इनर वॉल को तो राउंड कर दिया, आउटर वॉल को कम राउंड किया। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस हो गई, फिर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ट्रांजिशन।
नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ट्रांजिशन है, और मेरी इनसाइड और आउटसाइड रेडियस जो है मिसमैच है, तो ये देखने में थोड़ा खराब भी लगेगा। और यहाँ पे मेरा मटेरियल भी ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि ये ज्यादा मोटा हो गया है। और इसी तरह एक ये है कि इसमें हमने क्या किया है कि बाहर रेडियस प्रोवाइड ही नहीं की है, अंदर प्रोवाइड कर दी है, तो ये मेरा सेक्शन और मोटा हो गया है और यहाँ पे सिंक मार्क आने के चांसेस। श्रिंकेज स्ट्रेस वॉइड सिंक्स, सिंक मार्क, सिंक मींस सिंक मार्क, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ट्रांजिशन, नॉन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस, आउटसाइड कॉर्नर है और इनसाइड रेडियस है, तो ये भी एक गलत चीज है। तो ये 3 जो है इनकरेक्ट डिजाइन है, 1, 2 एंड 3, एंड दिस इज द करेक्ट डिजाइन। अब इसमें आपको जो समझ में ना आए आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लो, क्योंकि ये सब चीजें बहुत डेलिकेट चीज है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मैम लोग एक क्वेरी थी, मैम क्वेरी हाँ? थी मैम, मैम प्लास्टिक्स जब मैम प्लास्टिक्स मोल्ड डिजाइन जो मैम होती है मैम, वो एक्चुअल डायमेंशंस के लिए होती है मैम। जैसे कोई भी हम डिजाइन या फिर मोल्ड अगर वो करते हैं तो एकदम परफेक्ट कॉर्नर्स या परफेक्ट शेप्स आ जाते हैं मैम, तो फिर ये कैसे पॉसिबल नहीं हुआ कि शार्प कॉर्नर्स हमें ना मिले या फिर एग्जैक्ट डायमेंशंस में? हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड क्वेश्चन। मैम ये जो भी कैसे? हम प्लास्टिक का डिजाइन करते हैं उसमें क्या होता है कि हमको ऑलरेडी एक डिजाइन दिया गया होता है कि भाई हमको आप ये बना के दो। सबसे पहला काम जो प्लास्टिक इंजीनियर का होता है वो ये होता है कि वो उस प्रोडक्ट को एग्जामिन करे और वो देखे कि उसके अंदर कोई फ्लॉ तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है प्लास्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वो जो आदमी आपको दे रहा है वो जरूरी नहीं कि प्लास्टिक को जानता हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल में काम करता हो, उसको प्लास्टिक के बारे में तो कुछ ज्ञान होगा नहीं। तो वहां पर पहले आप अपना चेक कर लीजिए और उसके बाद में उससे आपको बात, जो डिजाइनर होता है वो उससे डिस्कशन करता है कि देखिए अगर हम ये बनाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, और वो ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें बताया 1 to 3 डिग्री, मैं देखती हूँ अगर कोई पीपीटी बना पाऊं तो ये इतना कम होता है कि ये आंख से दिखता नहीं और प्रोडक्ट की लाइफ भी बढ़ जाती है। ये जो प्रोडक्ट है इसके बहुत चांसेस है कि यहाँ से टूट जाए। तो ये जो भी चेंजेस आपको लगता है करने चाहिए इसको आप पहले अपना वर्कआउट करके एक मॉडिफाई करके पॉइंट बना लेते हैं, एक नया डिजाइन बना लेते हैं और फिर आप एंड यूज आदमी से डिस्कस करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको होगी। भाई बनाने को तो हम बना देंगे, लेकिन क्या होगा कि फिर उसको प्रॉब्लम आने लगेगी और एक बार प्लास्टिक बन जाए, प्रोडक्ट बन जाए तो उसको कोई सुधार थोड़ा ना सकता है, कोई लकड़ी थोड़ा ना कि थोड़ा गड़बड़ा है तो अरे बढ़ई ने एक छील दिया, उसको एक रंदा मार दिया जिसको कहते हैं, निकल गया, अरे बन गया तो बन गया, फिर तो उसको तोड़ के सेकंड ग्रेड प्लास्टिक हो जाएगा वो, और उसकी जो प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी है वो भी बेकार हो जाएगी और मटेरियल की कॉस्ट भी बेकार हो जाएगी। तो इसको हमें क्या करना होता है कि उससे डिस्कशन करके जो पॉइंट हमें चेंज करने हैं वो हम पहले चेंज कर देते हैं मोल्ड बनाने से पहले, क्योंकि मोल्ड होता है स्टील का और बनता है मशीनिंग से। तो अगर एक बार मेरा मोल्ड बन गया तब तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने दर्जी को शर्ट स्टिच कराने के लिए कपड़ा दिया, अब दर्जी ने एक बार कपड़ा काट दिया तो कपड़ा जुड़ थोड़ा ना सकता है, तो अगर गलत कट गया तो वो सिलाई से नहीं ठीक हो पाएगा। yes, अगर तो इसी तरह प्लास्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, जो भी डिजाइन आपको दिया जाता है आप उसको पहले स्टडी करते हैं और उसमें जब आप थोड़े समय इस एरिया में काम करते हैं तो आपके अंदर एक इनसाइट आ जाती है। इनसाइट का मतलब आप देख के उसको समझ जाते हैं कि अच्छा ये है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा बहुत से लोग हैं वो श्रिंकेज कभी लिख के ही नहीं देंगे। अब श्रिंकेज तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिजाइनर की कि मोल्ड बनाने से पहले वो प्लास्टिक, अरे अच्छा एचडीपी में बन रहा है प्रोडक्ट, एचडीपी की मान लो 2.5% श्रिंकेज है तो जो कैविटी और कोर है वो 2.5% ओवर साइज बनाए जाएंगे। तो वो कोई तो ये एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो पहले आप खुद करते हो और जो उसमें चेंजेस आपको लगता है करने जरूरी है, फिर आप एंड यूजर से डिस्कस करते हो, आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि अगर ऐसा होगा तो ये एडवांटेज रहेगा और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको आगे जाके ये प्रॉब्लम होगी। तो फिर
क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल की बात आती है। देखिए अगर कोई क्रिटिकल चीज है तो उसको वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे आपका कस्टमर चाहता है, फिर उसमें हमको वैसे कुछ मीन्स भी हम यूज करते हैं जिससे कि प्रॉब्लम ना, लेकिन कॉस्ट बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर इसको ऐसा कर दोगे तो स्मूथ हो जाएगी मोल्डिंग, आगे तुम्हारी प्रोडक्ट की लाइफ भी अच्छी रहेगी, और नहीं तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर वो नहीं करना चाहता तो फिर आपने उसको बता दिया, आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खत्म हो गई। एनी मोर क्वेश्चन? इसी तरह थिक वॉल सेक्शन, थिक वॉल सेक्शन में ये है कि अगर वो कहता है कि नहीं भाई हमें इतनी मोटाई तो रखनी पड़ेगी, वो तो फिर उसके कई तरीके होते हैं। हम क्या करते हैं, रिब वगैरह बना सकते हैं, या हम उसको हॉलो बना सकते हैं, या हम स्नैप फिट कर सकते हैं। तुम देखो हैंडल वगैरह होते हैं कई बार स्नैप फिट से बने रहते हैं, बच्चों के टॉयज हैं स्नैप फिट से बने रहते हैं, देखने में मोटे लगेंगे लेकिन अंदर कुछ नहीं, हॉलो है। ये तुम में से अगर किसी के घर में कोई छोटा बच्चा है तो तुम देखो उसको ब्लॉक्स वगैरह दिए जाते हैं, उतने मोटे मोटे होते हैं लेकिन वो अंदर से हॉलो होते हैं। तो वॉल थिकनेस ज्यादा नहीं बनाई जाती है। वॉल थिकनेस ज्यादा बनाने से एक तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, फिर सिंक मार्क्स और श्रिंकेज की कई तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सब हम डिस्कस करना पड़ता है पहले। एनी मोर क्वेश्चंस? इट्स क्लियर मैम। कोई और क्वेश्चन है? मैम क्लियर। ठीक है। अब वॉल थिकनेस डिजाइन गाइडलाइंस में हमें सबसे पहला हमारे पास जो गाइडलाइन है वो ये कहती है एम्प्लॉय यूनिफॉर्म वॉल सेक्शन। एम्प्लॉय यूनिफॉर्म वॉल सेक्शंस का मतलब हमारी वॉल थिकनेस एक समान होनी चाहिए मैक्सिमम तरह से, और एक समान नहीं हो सकती कई बार, ये बात तो मतलब जनरल है कि हम हर समय बराबर नहीं रख सकते। तो दूसरा जो है वो ये कहता है it should not vary more than in a ratio of 1:3। वो इसमें स्लाइड में भी आया नहीं है, वो मैं आपको अलग से नोट्स दूंगी। जैसे आप ये वाला पेज ले लो, वॉल यूनिफॉर्मिटी के लिए एक एग्जांपल है। ये देखिए ये आपका ओरिजिनल पार्ट डिजाइन है जिसमें यहाँ पे एक स्क्रू लग रहा है, ये स्क्रू का हेड है, ये नीचे उसका स्टेम है स्क्रू का, और आप देख रहे हो ये पहले तो मोटा बना हुआ है कि वॉल थिकनेस ज्यादा है, और यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा है, और यहाँ पर भी थोड़ी कम लेकिन ज्यादा है। अब स्क्रू भी लग रहा है और ये मोटा भी है तो श्रिंकेज होगा। अब हमने क्या किया, अगर हमें इसको बनाना ही है तो देखिए इसकी क्या मतलब निगेटिव पॉइंट्स है। वेरी थिक वॉल सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म वॉल थिकनेस, क्योंकि यहाँ इतना मोटा था यहाँ इतना बड़ा है, और शार्प कॉर्नर्स भी है। ये देखिए ये सब शार्प कॉर्नर्स हैं इसमें, ये भी शार्प कॉर्नर है। तो ये तीन नेगेटिव पॉइंट्स जो है भैया अनुज तुम अटेंडेंस मेंटेन कर लो, ये लोग अब घुस रहे हैं जब क्लास खत्म होने वाली है। ओके मैम। तो ये एक ओरिजिनल डिजाइन है जो कि एक क्वालिटी डिजाइन। अब इसको डिजाइनर जो है वो इस तरह से एक मेथड है कि करेक्ट कर सकता है। अब उसने क्या किया कि ये जो पर्पस था यहाँ पे इसका कोई पर्पस नहीं था, तो उसने इसको इस तरह से कर दिया। मेरी वॉल थिकनेस देखो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर ये दो चीज हॉलो बना दी गई है। अब क्या प्रॉब्लम होगी अगर वॉल थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है? एक तो मैंने आपको बताया कि श्रिंकेज होगा, सिंक मार्क आएंगे। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि जो मोटा वॉल सेक्शन होता है उसको मोल्ड के अंदर कूल करने में ज्यादा टाइम लगता है। ये तो तुम लोग समझते हो। अगर तुम लोग, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुम लोगों ने आधा लीटर दूध गर्म किया तो वह जल्दी ठंडा हो जाएगा। वहीं अगर तुम किसी भिगोने में 2 लीटर दूध गर्म करोगे तो वो बहुत देर में ठंडा होगा, क्योंकि जो अंदर वाला मिल्क है उससे हीट बाहर आने में टाइम प्रोडक्ट में। तो मुझको कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन ये है। तो
उसका जवाब ये है कि हमें इसको ब्लेंड करना चाहिए। ये पतला सेक्शन है और ये मोटा सेक्शन है, और हमने क्या किया, एब्रप्टली चेंज नहीं किया। हमने ऐसा नहीं किया यहाँ पे ऐसे डाउन करके फिर ऐसे स्ट्रेट कर दिया, हमने इसको ब्लेंड किया। क्यों ब्लेंड किया है? क्योंकि जब फ्लो होगा मटेरियल का, चाहे यहाँ से हो या यहाँ से हो, तो वो ग्रेजुअली थिकनेस को रिड्यूस कर लेगा, तो फ्लो जो है वो स्ट्रेस्ड नहीं होगा। नहीं तो क्या है, अगर पॉलीमर चेन स्ट्रेस्ड है तो वो जो है उससे बाद में पोस्ट मोल्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्रैक्स वगैरह डेवलप हो सकती हैं, या ड्यूरिंग यूज भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपने प्रोडक्ट बना के बेच दिया, दे दिया, और उसके बाद मालूम पड़ा वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद क्रैक हो गया कहीं पर। अब क्रैक हो गया तो बेकार हो गया, तो वो आदमी आपके पास आएगा, बोलेगा कि भाई ये तो आपके प्रोडक्ट तो क्रैक हो रहे हैं, आपने कैसे बनाए हैं? तो इसलिए उस समय तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपका गुडविल भी खराब हो जाएगा, आपसे दोबारा कुछ काम नहीं कराएगा कि भाई उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। तो अगर आपको अगर वॉल थिकनेस में वेरिएशन करना भी है तो वेरिएशन जो है वो ग्रेजुअल होना चाहिए। और मटेरियल की जो एंट्री प्रोडक्ट में आपको देनी चाहिए, हालांकि अभी वो बात का टॉपिक है, लेकिन चूंकि अब हम यहाँ इसमें फिगर बना हुआ है तो वो हमें थिकर पार्ट से देनी चाहिए, यानी यहाँ से, क्योंकि मोटे में उसको भरने में एकदम से प्रेशर से मेल्ट आएगा तो ज्यादा मटेरियल चाहिए तो भर जाएगा, फिर यहाँ पर कम मटेरियल चाहिए तो कम प्रेशर से भी आएगा तो भर जाएगा। तो जो रूल हमने आपको बताया था कि पहला रूल, वॉल थिकनेस शुड बी एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। दूसरा, वॉल थिकनेस शुड नॉट वेरी ग्रेटली, ज्यादा नहीं वेरी करनी चाहिए। मैक्सिमम लिमिट जो है 1:3 है। कितनी है? 1:3। और तीसरा ये कि जब अगर हम वेरी करा रहे हैं तो जो चेंज है वो ग्रेजुअली चेंज होना चाहिए, अब्रप्ट चेंज नहीं होना चाहिए वॉल। दूसरा ये है कि जितने भी शार्प कॉर्नर्स हैं प्रोडक्ट में उनको आपको फिल कर देना चाहिए, शार्प एंगल नहीं रहने चाहिए। फिल ऑल शार्प एंगल, उसको एक रेडियस जो मैंने आपको बताया 1 to 3 डिग्री का रेडियस दे करके उसको फिल कर देते हैं, और उससे देखने में आप बता भी नहीं सकते 1 to 3 डिग्री जो है बहुत ही स्मॉल है, लेकिन उससे क्या है आपके प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो अच्छी होती है। ये देखिए कॉर्नर्स के लिए रूल्स क्या है। अब देखिए ये जो R1 और R2 है ये वो डिग्री है, समझ में आ रहा है? ये वॉल थिकनेस है, ये मैंने राउंड किया है, यहाँ पर R1 किया है, यहाँ पर R2 से किया है। ये मेरी T1 जो है वॉल थिकनेस है। तो रूल क्या कहता है कि मतलब T1, और ये मेरी दूसरी वॉल थिकनेस है T1 T2, तो ये कब पतली दिख रही है, ये ज्यादा दिख रही है। और जो R1 R2 है वो मेरी यहाँ पे डिग्री है, मतलब यहाँ रख के मैंने ऐसे खींचा इसको एक सर्किल, तो ये ऐसे राउंड हुआ। तो वैसे इसमें बेसिक रूल ये है कि जो भी आपकी वॉल थिकनेस है T1 है या T2 है, उसका 1/4 जो है T1 डिवाइडेड बाय 4, उतना आप यहाँ पे राउंड कर दो, उतनी रेडियस दे। और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर और आप फाइन जाना चाहते हो तो 1 to 3 डिग्री का आप रेडियस दे दो। और ये जो रेडियस कितना देना है आपको, इसको बहुत केयरफुली आपको वर्कआउट करके जो फाइनल प्रोडक्ट डिजाइन बना करके अपने कस्टमर से डिस्कस करके तब मोल्ड बनाना पड़ेगा। मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब एग्जाम्पल ये होता है कि प्रोडक्ट डिजाइन आपको दिया गया, आपने उसको एग्जामिन किया, आपने उसमें प्रॉब्लम्स देखे, उसको करेक्शन किया, फिर आपने वो कस्टमर से डिस्कस किया, उसने जो जितना अप्रूव किया, अगर वो कम ज्यादा करने को कहता है तो आप वहाँ कम ज्यादा कर देते और वो फाइनल हो जाता है। उसके बाद आप मोल्ड डिजाइन के लिए प्रोसीड करते हैं।
इसीलिए ये सब्जेक्ट भी आपको पहले पढ़ाया जाता है मोल्ड डिजाइन से पहले, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, क्योंकि अगर मोल्ड बन गया फिर तो कुछ इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। मोल्ड बन गया का मतलब स्टील कट गया, अब स्टील कट गया तो स्टील को जोड़ा नहीं जा सकता, जोड़ भी सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी नहीं आ सकती है। तो प्रोडक्ट डिजाइन को पहले ही एग्जामिन करना पड़ता है। सो दीज आर द राउंडेड और फिल्ड शार्प कॉर्नर्स विद रेडियाई, और रेडियाई का अमाउंट कितना होगा ये वॉल थिकनेस पे डिपेंड करेगा। वॉल थिकनेस कम होगी रेडियाई कम होगी, वॉल थिकनेस ज्यादा होगी रेडियाई ज्यादा, है ना। जैसे किसी मोटे आदमी के कपड़े बड़े बनेंगे, किसी पतले आदमी के कपड़े छोटे बनेंगे। मैम इसके नोट्स मिल जाएंगे क्या? बहुत सारे केसेस हैं फिलेट और कॉर्नर्स के लिए। अभी मैं चूंकि वॉल थिकनेस पढ़ा रही हूँ, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी। मैम इसके नोट्स आप मिल जाएंगे देखिए क्या? किस तरह से इतना कॉम्प्लेक्स बहुत डिजाइन होते हैं। यस मैम, मैम प्लीज इनके नोट्स सेंड कर दीजिए ग्रुप पे, मैम पहले के भी नोट्स नहीं आए हैं। एक्चुअली नोट्स मैं सेंड कर दूंगी, और वो जो किताब है बैक वाली उसमें हाईलाइट मैंने अंडरलाइन कर रखा है, तो उसको भी जो है मैं कैम स्कैनर से स्कैन करके भेज दूंगी, और थोड़े से मैं टाइप कर रही हूँ, थोड़े से टाइप्ड भेज दूंगी। ओके मैम। ओके मैम। लेकिन क्या है कि अभी नोट्स में मुझे 5-6 दिन का टाइम, नेक्स्ट वीक ही दे पाऊंगी मैं, क्योंकि ज्यादा अच्छा टाइपिंग स्पीड नहीं है मेरा, ओके, और कोई ओके। हेल्प भी नहीं मिल पा रही है कहीं से। अब ये देखिए वॉल थिकनेस ट्रांजिशन का एक स्लाइड है। ये देखिए एक पुअर डिजाइन है जहाँ पे ये पतला है फिर ये मोटा है, मोटा है तो मोटा इतना मोटा है फिर पतला हो गया। अब इसमें मेरी वॉल थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात आप जो देख रहे हैं, सेक्शन जो है एकदम से अब्रप्टली बढ़ गया, स्टेप्ड ट्रांजिशन है। तो इसको मैंने बेटर डिजाइन कैसे किया कि मैंने इसको यहाँ ब्लेंड कर दिया, तो ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो गया, ये एक बेटर डिजाइन है। लेकिन इसमें यहाँ पर अभी भी वॉल थिकनेस ज्यादा है, तो हमने क्या किया, अगर पॉसिबल है तो हमने ये नीचे जो थिकर सेक्शन है उसमें नीचे अंदर की तरफ से थोड़ा सा मटेरियल हटा दिया, उसको हल्का सा हॉलो कर दिया। तो अब मेरी वॉल थिकनेस भी यूनिफॉर्म हो गई और ट्रांजिशन भी ग्रेजुअल हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट है जिसको हम एक पुअर डिजाइन कंसीडर करते हैं, ये जो है आपका अल्टीमेटली इस तरह से ये बेटर डिजाइन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें यहाँ पर सिंक मार्क आने के चांस थे जो कि नहीं है, और इसमें यहाँ पर अब्रप्ट चेंज से यहाँ पर फ्लो में प्रॉब्लम आ सकती थी, और हमने क्या किया, इसे ग्रेजुअल कर दिया है, और जहां जहां शार्प कॉर्नर थे वहां वहां हमने थोड़ा राउंड कर दिया। तो ये जो है एक बेटर डिजाइन है, लेकिन इसमें ये दोनों चेंजेस करने के पहले आपको उसका कंफर्मेशन लेना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी खासियत ये है कि वॉल थिकनेस यूनिफॉर्म हो गई। अब उसमें कूलिंग टाइम आपको मोटे सेक्शन के हिसाब से नहीं देना, फायदा हमें कहाँ होगा। अब अगर मेरा ये डबल है, क्रॉस सेक्शन डबल से भी ज्यादा लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे कूलिंग बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो मेरा साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं 20 सेकेंड्स एक्स्ट्रा कूलिंग दे रही हूँ और पहले मेरा 50 सेकेंड का साइकिल था, तो अब 70 सेकेंड्स का साइकिल टाइम हो गया। तो मैं 20 सेकेंड का मेरा साइकिल टाइम बढ़ गया, इसका मतलब मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट बढ़ गई। और जबकि मैं अगर ये डिजाइन यूज करती हूँ तो यहाँ पर मेरा सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो मेरे को 20 सेकेंड एक्स्ट्रा साइकिल टाइम कूलिंग के लिए नहीं देना पड़ेगा, तो मेरा पहले 50 सेकेंड का साइकिल टाइम था उसी में। तो आप देख रहे हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को में कमी ला सकती हैं, और उसके अलावा आपके प्रोडक्ट की लाइफ को भी बेटर बना सकती हैं। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। नो मैम। एक स्लाइड आपको मैं और दिखा रही हूँ, लेकिन ये रिब डिजाइन का है। मैं वो देख रही हूँ वॉल थिकनेस के कोई और अच्छा स्लाइड मिल जाए।
ये एक स्लाइड है जिसमें आपको वॉल थिकनेस का अच्छा देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट था, इसमें यहाँ पे ज्यादा थिकनेस थी, यहाँ पे कम थिकनेस थी। इसमें देखिए हमने नीचे से इसको हॉलो बना दिया, एक ये ऑप्शन है। दूसरा एक ये प्रोडक्ट है, इसको हमने इस तरह से डिजाइन किया। मेरा यूनिफॉर्म भी है, मेरा देखिए मटेरियल भी सेव हो रहा है, थिकनेस कम करने से मेरे मटेरियल की कॉस्ट भी कम हो। तो इस तरीके के, ये देखिए इसको ऐसे यूनिफॉर्म बनाया है। तो लेकिन क्या है कि इसका कोई जनरल रूल नहीं है। मैं आपको एक चीज फिक्स नहीं करके कह सकती हूँ कि भाई आप ऐसा ही कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी विजडम जो है, जो आप थोड़े समय काम करेंगे तो आपको एक विजडम या जिसे एक्सपीरियंस कहते हैं, उससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि इसको मुझे किस तरह से बनाना है। क्योंकि एक अच्छा डिजाइनर बनने के लिए पहले 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप देखेंगे, हर प्रॉब्लम देखेंगे, तो आपका जो एक एक्सपीरियंस है वो रिच हो जाएगा, आपको हर चीज के बारे में पता लग जाएगा और फिर आप इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकते हैं। आपको देखते ही समझ में आने लगेगा। जैसे जब आप कोई भी खेल खेलते हैं तो शुरू में आप देखिए गलतियां करते हैं, आपकी स्पीड भी नहीं अच्छी होती, लेकिन अगर आप वही खेल प्रैक्टिस करें 1 साल 2 साल, चाहे क्रिकेट हो चाहे बैडमिंटन हो, तो आपने देखा आप उसकी सारी ट्रिक्स लर्न कर लेते हैं और फिर आप अच्छा खेलते हैं, फास्ट खेलते हैं और इफेक्टिव खेलते हैं, मतलब आप जीतते हैं। तो उसी तरह डिजाइन एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस की चीज है। ठीक है, मैं इसी के साथ क्लास खत्म कर रही हूँ।